देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं कांची बंसल। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों की। जयपुर में 56 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है और किसी ने इन सभी स्कूल के प्रिंसिपल को सुबह सुबह मेल के जरिए स्कूल की बिल्डिंग में बम होने की सूचना दी। आनन फानन में सारे स्कूलों को खाली करवाया गया और सूचना के बाद पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद रहा। सभी स्कूलों से बच्चों को बाहर निकाला गया। इस मामले में पुलिस आरोपियों की तेजी से तलाश कर रही है। इधर एक दिन पहले जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। वहीं अलवर में बदमाशों ने एक होटल मैनेजर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और होटल मैनेजर को नकाबपोश बदमाशों ने पर्ची देकर फायरिंग की और 1 करोड़ रुपए मांगे। तो बदमाशों ने पर्ची में लिखा कि 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो अगली बार गोली सिर में मारेंगे। मामला सामने आने के बाद पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है और अभी तक फिरौती मांगने वाले बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया है। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर आखिर लगाम कब लगेगी? क्या बदमाशों में पुलिस का अब खौफ खत्म हो चुका है? अब बदमाशों पर लगाम कसने के लिए पुलिस के दावे कितने सही हैं? आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो अब इस बीच बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या बदमाशों में पुलिस का डर खत्म हो चुका है और पिंक सिटी में बम से स्कूल को उड़ाने की धमकी मिली है और अलवर में बदमाशों ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। तो आपको बता दें, जयपुर में 56 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। किसी ने इन सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को सुबह सुबह मेल के जरिए स्कूल की बिल्डिंग में बम होने की सूचना दी और आनन फानन में सारे स्कूलों को खाली करवाया गया। सूचना के बाद पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा तो वहीं सभी स्कूलों से बच्चों को बाहर निकाला गया। इस मामले में पुलिस आरोपियों की तेजी से अब तलाश में जुटी है। इधर एक दिन पहले जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी तो वहीं अलवर में बदमाशों ने एक होटल मैनेजर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। होटल मैनेजर को नकाबपोश बदमाशों ने पर्ची देकर फायरिंग की और 1 करोड़ रुपए मांगे। तो वहीं बदमाशों ने पर्ची में लिखा कि 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो अगली बार गोली सर में मारेंगे। तो इस बीच अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि बदमाशों का आतंक जारी है और जनता में टेंशन है। और प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता अनूप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी अनिल गोठवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले अनिल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, धमकी भरे मेल सब प्रिंसिपल्स को मिल रहे हैं और एक दिन पहले अब रंगदारी का मामला भी सामने आया था। क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? इंटरनेट का खेल है। अभी आपने कुछ दिनों पहले दिल्ली की इसी प्रकार जी। स्कूलों के अंदर धमकी भरा ईमेल आया था और उसके पहले अभी जयपुर के अंदर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। होता क्या है कि इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो इंटरनेट का है, तो एक ये विशाल नेटवर्क है। तो इसके अंदर होता क्या है, ईमेल आता है तो कोई सिरफिरा या कोई बच्चा कोशिश करता है इस तरह से करने की, तो वो तो पकड़ में आ जाता है। लेकिन ये जो शातिर चोर, जो शातिर बदमाश है, इस प्रकार की धमकी देते हैं या वो किसी प्रकार से किसी को सेंसेशन पैदा करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, पता नहीं क्या होगा, और स्कूल एक सॉफ्ट टारगेट होता है कि बच्चों के वजह से पूरे परिवार में, समाज में एक सनसनी फैलती है, एक घटना क्रम होता है, तो इसलिए ये टारगेट स्कूलों को करते हैं। इसके अंदर समझने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि अब इंटरनेट के मार्फत से रोज कॉल डिटेल्स में हम पुलिस अपराधियों तक पहुंचती है, तो इसी का सहारा लेके और आजकल क्राइम डिटेक्ट हो रहा है।
मेरा मानना है कि ये जो ईमेल आया है, ईमेल के अंदर कुछ फैसिलिटीज ऐसी प्रोवाइड कर रखी है कि VPN वेरी पर्सनल नंबर होता है हर उसका एक उसका नेट का। तो इस नेट के माध्यम में एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन है, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हम्म। सिक्योरिटी जब प्रोवाइड हो जाती है तो इसके अंदर एक खेल और है। एक ऐसी फैसिलिटी है कि अगर आप इसको VPN नंबर को रशिया से, अमेरिका से, जापान से, चाइना से जोड़ के अगर आप हो, तो हम्म। ऐसा लगेगा कि ये मैसेज रशिया, चाइना, जापान या पता नहीं कहाँ से आया, विदेश से आया कॉल। तो उसको डिटेक्ट करने में काफी समय लगता है। प्रयास जरूर करती है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो फैसिलिटी है, तो इसी संबंध में अब हम कोई इंडिया नहीं, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री जो जो इंटरनेट के ऊपर ये डार्क वेब है हमारे, हम्म। देखो आप मान के चलिए कि जो हम इंटरनेट का डेटा खर्च करते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे वो आर्मी है, हम हैं, आप है, ये सारा 3 से 4 या 4-5, ज्यादा से ज्यादा 5% डेटा, बाकी पूरा का पूरा वेब वर्ल्ड है। हम्म। मतलब इतना खाली डेटा इस इंटरनेट के अंदर है कि हम 5% ही डेटा पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको खर्च कर पाते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो डार्क वेब पेज है, जो ये डार्क साइट है, हम्म। जिसके अंदर क्रिमिनल्स काम में लेते हैं, जिसके अंदर, तो ये जो एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है कि भाई इसके ऊपर जरूर लगाम लगनी चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, इसको रोक लगनी चाहिए। तो ये वर्ल्ड वाइड डिमांड उठ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ यहीं से बैठ के इस प्रकार की ये नेट के ऊपर ईमेल के जरिए, तो ये VPN में जो सिस्टम है उसके जरिए ये धमकी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, एक पुलिस की मशक्कत हो जाती है, एक सिक्योरिटी का जब चैलेंज आता है, तो आप देखिए कि पुलिस वहाँ भागी भागी गई है, बच्चों को वहाँ दिखाया, वहाँ बम डिस्पोजल हम्म। स्क्वाड गए, उनको देखा और खाली कराया, पूरी रेकी की। तो ये एक सेंसेशन की प्रक्रिया हो गई ना कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो स्कूलों से बच्चों को, माँ बापों को कॉल करते हैं कि अपने बच्चों को ले जाइए, स्कूल की छुट्टी कराई जाती है, चेकिंग की जाती है। तो ये एक एक उनको या तो आनंद आता है जी। या वो एक इस तरह का, तो वो ये एक चैलेंज हो जाता है। तो ये पकड़े जरूर जाएंगे, हम्म। आज नहीं कल, लेकिन ये लंबी प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर अभी तक जैसा कि अभी सामने आया है कि अभी हमारी जो पुलिस है वो इसको ढूंढने की कोशिश कर रही है नंबरों को। ठीक है, अनूप जी का रुख करना चाहूंगी। अनूप जी, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब राजस्थान में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, रंगदारी मांगी जा रही है, धमकी भरे मेल्स प्राप्त किए जा रहे हैं। क्या लगता है कहां कमी रह गई? अनूप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, खुद को अनम्यूट कीजिए जी। देखिएगा, राजस्थान में हत्या का मामला हो, लूट का मामला हो, रंगदारी का मामला हो, जो भी ऐसे मामले हैं, आप देखिए कि इसमें पुलिस प्रशासन की नेग्लिजेंसी सामने आ रही है। क्योंकि हाल ही में आप वारदातें देखिएगा, रंगदारी के मामले को लेकर अभी बात चल रही थी साइबर क्राइम की। पुलिस की एक साइबर शाखा अलग से बनी हुई होती है और उसका काम यही होता है कि साइबर क्राइम पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे रोक लगे। और इस तरह की घटनाओं से मैं कहता हूं, एक परिवार ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर इस बात का हड़कंप हो जाता है। नन्हे मुन्ने बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, उन स्कूलों में इस तरह की धमकी से उनके परिवार के अंदर भय का माहौल बनता है, बल्कि प्रदेश में आम जन में भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। आप देखिएगा, ऐसी सरकार, मैं समझता हूं, अपराधियों में भय की जगह अपराधियों में बड़ा विश्वास और आम जन में हुआ भय व्याप्त। तो ऐसी सरकार को कम से कम कहीं ना कहीं इन चीजों पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आपने घटना देखी होगी कि एक जो वो थी अपने, एक घटना नीम का थाना वाली घटना थी, मतलब कितनी निर्मम घटना थी। लेकिन ऐसे मामलों को लेकर गंभीरता बरतनी पड़ेगी। और महिला सुरक्षा के मामले को लेकर बड़ी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होने के लिए कामयाब हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था नाम की चिड़िया समाप्त हो गई है और ये राजस्थान ने ये रेपिस्तान बन गया।
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, ऐसा मेरा मानना है। और ठीक है, अभी यानी जो कि ये ठीक है, आप यानी कि बीजेपी पर आप सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। निश्चित रूप से लेकिन भारतीय अनूप जी, जनता पार्टी को लगातार मैं- जब देखा जा रहा था कांग्रेस के शासन में भी इस तरह के अपराध सामने आते थे। मैं राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार में जब जब जो अपराध हुए, निर्धारित समयावधि में उनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित हुई। हमने कभी और जो मामले हुए उस पर कठोर कार्रवाई करने का प्रयास किया। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो राजस्थान की पर्ची वाली सरकार है, मैं कहता हूं ये सरकार का प्रशिक्षण काल चल रहा है। इनके मुख्यमंत्री ट्रेनिंग पीरियड में है, इनके जो मंत्री हैं वो भी मुझे लगता है प्रशिक्षण काल में है। तो पहले इनका ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो रहा है, इतने में राजस्थान का बंटाधार हो रहा है। ठीक है। हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, आप अनिल देखिए ना, कोटवाल जी। बलात्कार के कई सारे मामले आए दिन आप देखिए। अभी थोड़े दिन के अंदर अंदर पिछले 20 दिन में आपका सोडाला थाना हो उसमें बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। चेन स्केचिंग के मामले तो बहुत आम बात हो गई। तो आप देखिए कि इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए था। और मैं कह रहा हूं सिर्फ एक ही क्षेत्र की बात नहीं करता, मैं कहता हूं चिकित्सा के क्षेत्र में जो राजस्थान के हालात है, राजस्थान के सारे अखबार। ठीक है, अनिल गोठवाल जी का रुख करना चाहूंगी। अनिल गोठवाल जी, आपने जिक्र किया था कि इंटरनेट की वजह से कुछ सिरफिरे होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, तो क्या लगता है इन सिरफिरों को पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए मैडम, आपने सही क्वेश्चन है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो साइबर सिक्योरिटी सेल है वो चुपचाप बैठा है। जो ही इस तरह के मैसेज प्राप्त होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे को सर्विस उपलब्ध कराती है कंपनियां, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको भी इसमें सहयोग लिया जाता है, वो इसको तलाश करते हैं। इसके अंदर एक लंबी प्रोसेस है, करीब 37 ऐसे पॉइंट्स हैं कि उसको टच करना पड़ता है। फिर वेबसाइट पे, फिर पर्सनल आईपी, फिर वेबसाइट, फिर अब आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विसेज है, फिर विदेश का है तो आपका तो एक ये लंबी प्रोसेस होती है बाहर के यहाँ से कॉल आने को ढूंढने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि कभी ऐसा वो नहीं है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहाँ के ऊपर वहाँ की कंट्री का इतना टेक्नोलॉजी के अंदर इतना एडवांसमेंट नहीं है, तो वहाँ से सूचना प्राप्त होने में भी हमें थोड़ा सा समय लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि कुछ डार्क जोन ऐसे हैं नेट के अंदर, इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट्स होती है, वो डार्क जोन के अंदर करीब 90% खाली जो एरिया है, जो डार्क जोन है, इसको चेक करने की आवश्यकता है। इसी को माध्यम से ये बदमाश, ये जो चाहे ड्रग एडिक्ट्स वाले हैं या कोई किसी प्रकार की कोई जुर्म करने के लिए वो है, वो इसको यूज करते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं एक चेक लगाने के लिए तो हमारा जो आईटी एक्ट, उसके अंदर भी हमें कुछ प्रोविजंस चेंज करने हैं, उसको एडवांसमेंट करना है। हमारी जो पुलिस है, आज भी कांस्टेबल भर्ती होते हैं, डायरेक्ट हमें कुछ टेक्निकल जो असिस्टेंस वाले हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो इसके अंदर सीधा समझते हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, उनको हमें भर्ती करना पड़ेगा। और आईटी एक्ट में भी कुछ प्रोविजंस हमें लाने पड़ेंगे ताकि हम सीधे ही इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके या उसको एक टाइम पीरियड के अंदर सर्विस प्रोवाइडर हमें, जो हमारी साइबर सेल है, उसको वो तथ्य उपलब्ध कराए, वो जो डाटा है वो उपलब्ध कराए, ताकि हम उसके ऊपर एक्शन करके और क्रिमिनल्स को पकड़ पाए, उसके तक पहुंच पाए। तो कुछ मामलों में तो हमें बहुत जल्दी फास्ट मूवमेंट मिल जाता है। एक दफे तो सर्विलेंस के लिए हमें, जैसे मान लो चेंज करना है, कोई अपराधी भाग रहे हैं तो उनको चेंज करना है, उनका मोबाइल भी ऑन है, हमारा भी है, लेकिन हम उनकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए किस प्रकार हम कंटिन्यू बने रहें, इस प्रकार के आईटी एक्ट में भी हमें कुछ पावर्स या कुछ हमें फैसिलिटीज और ट्रेनिंग
और हमारी जो ये पुलिस के अंदर भर्ती है इसको करने की आवश्यकता है, ताकि हम इसको यूज टू हो सके। वैसे कोशिश करते हैं हमारी साइबर सेल, ऐसा नहीं है कि, और इसके अंदर डिटेक्ट भी होते हैं मामले, जल्दी भी पकड़े जाते हैं, और एक वो ठोस एविडेंस भी हमारे पास आती है ताकि हम अपराधियों को उसमें सजा दिला सके। ऐसा पुलिस का हमेशा आगे रहा है प्रयास, और इसके अंदर में आपको एविडेंस जब आ जाती है तो 100% सजा का मामला बनता है, ताकि न्यायालय के द्वारा उसको सजा दिलाई जा सके। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ आईटी एक्ट में कुछ हमें ट्रेनिंग, कुछ हमारे टेक्निकल असिस्टेंस भर्ती करने के तरफ हमें इस दिशा की ओर कदम उठाना चाहिए। ठीक है अनूप जी, आपसे जानना चाहूंगी, कई तरह के दावे पुलिस प्रशासन करता है, आपको क्या लगता है कितना दम है पुलिस प्रशासन के उन दावों में? मैं बताना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन के दावे पूर्ण रूपेण खोखले हैं। उनकी बातें और वादे जो हैं उन पे कहीं कोई इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। वर्तमान के जो हालात देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं राजस्थान पूरा रेपिस्तान हो गया है, अपराध चरम सीमा पर है, रंगदारी के मामले हों। अभी एक आपने देखिएगा नीमका थाना वाली घटनाएं मैंने बताई, श्यामनगर सोडाल के अंदर 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। चेन स्केचिंग के मामले बहुत सामान्य बात हो गई है। तो ऐसे मामले में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मैंने आपको हालात बताए कि अपराधियों का तो आप देखिएगा हौसला बढ़ा है और आम जन भयभीत हो गया है। अब स्कूलों के अंदर इस तरह का मामला हुआ, पुलिस की एक साइबर क्राइम जो है, एक शाखा है साइबर की, वो काम करती है। निश्चित रूप से अगर ऐसे हालात है तो उन लोगों का चयन होना चाहिए जो इसमें परिपक्वता से काम कर सके, जिनकी इंटेलिजेंस ही हो, जिनकी योग्यता हो, ऐसे लोगों का चयन किया जाए। आज स्कूलों के अंदर आप देखिएगा इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद अगर कोई व्यक्ति धमकी दे देता है, वो मस्करी करता है, मजाक करता है, या शरारती तत्व अगर कोई है, उसके चक्कर में पूरा पुलिस का महकमा हो, आम जनता हो राजस्थान की, या वो नन्हे मुन्ने बच्चे हो, वो डर से घबरा जाएं, तो ऐसे हालात कम से कम इस आधुनिक युग में तो नहीं होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी नेता सुमित श्रीमाल जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। सुमित जी, मेरा सबसे पहले सवाल तो आपसे यही है कि जब कांग्रेस शासन में थी, जब कांग्रेस का राज था, तब बीजेपी की ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए जाते थे कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन आज जब जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है, तस्वीरें आपके सामने है, लगातार धमकी भरे मेल्स मिल रहे हैं, लगातार रंगदारी की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि पिछले 5 सालों में 2018 से 2023 में जो राजस्थान की स्थिति हुई, चाहे वो अभी से हमारे साथी कांग्रेस के जो बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे से कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे से महिला अत्याचार की बात हो, तो इतना स्थिति खराब हो चुकी थी कि आप मान के चलिए कि पिछले 5 सालों में जो राजस्थान, जैसा इन्होंने बताया रेपिस्तान, वास्तव में वो सब जो इन्होंने सारी बताई वो सब कांग्रेस की थी। लेकिन मैं समझता हूं, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सत्ता में आई है, बिल्कुल लगभग 4 महीने पूर्ण होने को जा रहे हैं, और इसमें काफी सुधार, हद तक सुधार किया जा रहा है। ये गड्ढा कांग्रेस के शासन में इतना हो चुका था कि अभी इसमें बिल्कुल कार्रवाई जारी है, लेकिन सिर पर आप देखेंगे कि लोकसभा का चुनाव भी है, और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को बिल्कुल सेटिस्फिकेशन के साथ में हमारी सरकार कार्य करने के लिए बिल्कुल आतुर है, और उसके लिए बिल्कुल प्रयासरत भी है। और इसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि लगातार जैसे पेपर लीक माफिया, जो कि राजस्थान नंबर 1 पेपर लीक में नंबर 1 बन गया था, रेप में नंबर 1 बन गया था, और बहनों की बात करें तो इनके नेताओं ने तो पता नहीं क्या उल्टा सुल्टा जैसा बोला कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और अगर आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि जितने भी आज का मामला है, ये 56 स्कूलों को जो धमकी दी गई है, आप देखिए कि मेल में रूस सर्वर का इस्तेमाल जो किया गया है, और आप देख रहे हैं सबसे मुख्य चीज ये है कि मेल के अंदर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुओं को काफिर शब्द कह करके इन्होंने संबोधित किया है। अब आप देखिए, लेकिन मैं निवेदन ही करूंगा कि अब मजबूत सरकार बिल्कुल आ गई है। आप देश की स्थिति में परिवर्तन देखेंगे, पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार रही, तो आप देखिए जो आतंकवादी घटनाएं थी, लगभग 92% आतंकवादी घटनाओं में बिल्कुल कमी आई है। आप देखिए जो जम्मू कश्मीर, बिल्कुल जो जबरदस्त तरीके से रोजाना आतंकवादी घटनाएं होती थी, हमारे सैनिक लगातार शहीद हो रहे थे, लेकिन
अब हमारी स्थिति ये बन गई है कि अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अब वो स्थिति नहीं है जो इंदिरा गांधी जी के समय बिल्कुल चाइना के सामने हम झुक गए ये तो थे। आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई सुमित जी। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा आश्वस्त करते हैं, आप उन माओं को कैसे आश्वस्त करेंगे जो रोज अरे अपने बच्चों को आप स्कूल मेरे को भेजती बीच हैं? में दखल अंदाजी की अनूप जरूरत जी, पड़ रही है। अनूप जी, मैं इंदिरा आऊंगी जी सर के आपके हौसले पास। की इनको जरूरत अनूप जी, है। इंदिरा जी ने विश्व का भूगोल बदल ठीक दिया है। था, पाकिस्तान के दो राजनीतिक- टुकड़े कर दिए थे अनूप कि जी, मैं जवानी आऊंगी जमा आपके खर्च पास। करने वाले लोगों को शर्म आनी। अनूप जी, मैं आऊंगी आपके पास। सुमित जी, मेरा सवाल यह है कि आप उन माओं को कैसे आश्वस्त करेंगे, उनको कैसे आश्वासन देंगे जो रोज अपने बच्चों को इस डर के साथ भेजती हैं कि कहीं स्कूल में बम ना हो? बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार का अब इन लोगों ने जो हरकत की है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा, निश्चित रूप से आपको आश्वस्त भी करना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी आश्वस्त करना चाहूंगा। जल्द ही ये जिन लोगों ने इस प्रकार की हरकत की है, वैसे ऐसा किसी प्रकार का कोई हमको बम नहीं मिला और बिल्कुल सूचना पर पुलिस बिल्कुल एक्शन में आ गई थी और पुलिस एक्शन में आने के बाद उन्होंने कार्रवाई की। किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का सिर्फ भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं और विश्वास दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार में जल्दी ही ऐसी जो इन्होंने कार्रवाई की है, निश्चित रूप से जल्दी बिल्कुल जेल के सलाखों के पीछे होंगे निश्चित रूप से। जी ये बीजेपी का वादा है? बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आ गई है बिल्कुल, और निश्चित रूप से ये बिल्कुल जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इनको कड़ी से कड़ी इन पे कार्रवाई की जाएगी, सलाखों के पीछे होंगे। और आप जैसा देख रहे हैं पुलिस महकमे की बात करें तो आज 1 लाख पे लगभग 125 लोग हमारे पुलिसकर्मी हैं लगभग, और साइबर सेल भी बिल्कुल कार्य कर रही है। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि पूर्व में आप आरोप प्रत्यारोप नहीं, कि वो कहते हैं ना कि बीज बोए नीम का और आम की आशा करें, तो उन्होंने कांग्रेस ने 2018 लेकिन अभी हाल ही में एक नवजात के साथ रेप भी हुआ था, उसके आरोपी को सजा दिला दी है क्या? आपको मणिपुर की में नग्न महिला इस देश की आजादी के बाद पहले ऐसी घटना थी। मणिपुर के मामले पे आप हमेशा चुप रहते हो। कठुआ हो, उन्नाव हो, हाथरस हो, महिला अत्याचार की बात करने वाले ब्रजभूषण शरण को बगल में बिठाते हो। और राजस्थान के अंदर नीमका थाना में किन्नर के साथ जो घटना हुई, आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पर आरोप लगाकर। ठीक है, बताइए सुमित जी। और शर्म नहीं आती आपको? इंदिरा गांधी जी की चर्चा करते हैं, पाकिस्तान इंदिरा गांधी के नाम जी, से मैं आपको चलता समय है। दूंगी, ऐसे हमारे दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा सर। सुमित जी अपनी बात रखिए प्लीज। बिल्कुल मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जो आतंकवादी जो घटनाएं हो रही है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी बिल्कुल जो इससे संबंधित आतंकवादियों से संबंधित ही है ये, मैं निश्चित रूप से, लेकिन मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आतंकवाद जो नाम है इसकी पूर्ण रूप से अगर कोई देन है तो वो कांग्रेस है। आप इसके पीछे मैं तर्क भी बता रहा हूं आपको। जब हमारा गलत बात मत करिए, इंदिरा जी को आप याद कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ आप झांकने की हिम्मत नहीं अनूप जी करते पहले हो। उनका जवाब तो सुन लिए। आरोप नहीं, आरोप नहीं। अनूप जी आप देखिए, आप जवाब दीजिए ना अपना। देश को धर्म के आधार पर टुकड़े किसने किए? अगर देश के धर्म के भारतीय आधार जनता पार्टी ने किए। हिंदू निश्चित रूप- मुस्लिम कौन कर रहा है वर्तमान में? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? आप देखिएगा, जब जनता आपको नकार रही है, मूल मुद्दों से आप भटक रहे हैं। मूल मुद्दों पे आप जवाब नहीं दे पा रहे। महंगाई की बात आप करते नहीं हो, रोजगार की बात आप करते नहीं हो, गरीब की बात करते नहीं हो, किसान की एमएसपी की बात करते नहीं हो, महिला अत्याचार पे आप जवाब देते नहीं हो, मणिपुर की तरफ आप देखते नहीं हो। फिर किसकी बात करेंगे? बेरोजगारों से पकड़े चलवाना चाहते हो, और साइबर क्राइम की बात चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। अनूप जी मैं आपसे आग्रह जन्म करूंगी, लेने वाला अपने बच्चा। कार की फ्रंट लाइट ऑन कर लीजिए सर, आप दिख नहीं रहे हैं हमारे दर्शकों को। सुमित जी अपनी बात रखिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। मैंने जब इनका टर्म बिल्कुल बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोला, आप इनसे बोलिए कि ऐसा सिर्फ झूठ को तेज बोलने से वो सच नहीं बन जाता। देश हमारा आजाद हुआ और बिल्कुल निश्चित रूप से पाकिस्तान यदि बना तो उसकी पूर्ण रूप से देन अगर कोई है तो वो हमारी बिल्कुल कांग्रेस है। आप देखिए कि अगर ये 1947 में धर्म के आधार पर अगर टुकड़े नहीं करते तो आज आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं होती। निश्चित मान के चलिए, आजादी के समय पर आपकी विचारधारा के लोग क्या कर रहे थे आपकी जानकारी में है? इतिहास की पुस्तकें आपने पढ़ी है क्या सुमित जी? आप किस विषय पे बात कर रहे हैं? डिबेट किस विषय पे? आ जाइए, पहले अपन देश की आजादी से पहले बात करते हैं। आप मुद्दे को बदल दीजिएगा। डिबेट का जो आपका जो विषय है वो देश की आजादी पे। अनूप जी सुमित जी को इनकी बात तो पूरी करने दीजिए। अनूप जी मैं आऊंगी आपके पास भी। अनूप जी मैं आऊंगी, विषय पे बात करेंगे तो मजा ठीक है आएगा। ठीक है मुद्दों ठीक पे है, बात ये करें, मुद्दे पर आएंगे, आप धीरे धीरे बात आएंगे, करें। धीरे धीरे आएंगे। सुमित जी सीधा मुद्दे की बात कीजिए सर।
बिल्कुल बिल्कुल मुद्दे पे ही आ रहा हूं मैं कि अपने निजी स्वार्थ के चलते कांग्रेस के नेताओं ने आतंकवादियों को मुक्त तक कर दिया। क्या ये इस बात को नकारते हैं? राजस्थान आप की बत- कानून व्यवस्था आज किस दिशा में, आप ये बता दीजिए। बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल सुदृढ़ है। इनको निश्चित जसवंत सिंह की याद दिला दो। इनकी बिल्कुल। सरकार में अनूप जी, जसवंत अब आप सिंह नाम के जवाब नहीं मंत्री देने दे होते रहे थे। हैं। इन्होंने किसको रिहा किया था ये बता देंगे अभी ठीक सुमित है। जी। शासनहीनता कर सरकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की थी ना केंद्र में, सुमित केंद्र जी। में सरकार 10 वर्षों में और जो परिणाम जसवंत सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे। आपने आप- किसको रिहा किया था, कुछ याद आता है आपको? हमें आपको- आरोप करने के पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखिए सुमित जी, मैं ये- किसको रिहा किया था नहीं याद अनूप जी आएगा? ठीक है, आपने सवाल के इसका जवाब ले लेते, अब आप बीच में मत इंटरप्ट करना सर। सुमित जी जल्दी से अपनी बात जी। रखिए। मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि ये सब देन जो है इन के पीछे मूल रूप से इसका अगर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसके पीछे मूल रूप से जो अगर आतंकवाद की बात की जाए, इस प्रकार की मेल तो एक बहुत छोटी सी चीज है। इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के चलते आतंकवादियों को छोड़ा तक है। आप देखिए ना, इन्होंने आतंकवादियों के साथ बिल्कुल किस प्रकार से कई बार समझौते किए हैं। आप देखिए राजस्थान में और पिछले दिनों में एक नाबालिगा के साथ रेप होता है, क्या बीजेपी के शासनकाल में आरोपी को सजा मिल गई है? सुमित जी, बिल्कुल लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लगातार क्राइम के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, बीजेपी के शासनकाल में क्या आरोपियों को सजा दी जा चुकी है? बिल्कुल सजा मिलेगी, निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगी, क्योंकि भारत का जो कानून है, भारत का जो संविधान है, हम उसको बिल्कुल मानते हैं, उसके अनुरूप हम चलेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको वादा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के बिल्कुल नेतृत्व में जो भी गलत काम करेगा, अपराध बिल्कुल करेगा, उसको बिल्कुल जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा और से संबंधित न्यायपालिका के अनुरूप उसको बिल्कुल दंड भी मिलेगा। जी ठीक है अनूप जी, आप रखिए अपनी बात, अब मैं आपको समय दे रही हूँ। देखिएगा, ये विषय से हटके चर्चा कर रहे थे, इंदिरा जी की ये बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं, इंदिरा गांधी तो वो शख्सियत थी जिनकी कल्पना मात्र भी इनके लिए मुश्किल है। पाकिस्तान की बात करते हैं, देश की आजादी की बात करते हैं, तो देश को आजाद जब कराया था उसमें कांग्रेस के नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसमें हालात और परिस्थितियां क्या थी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना त्याग और कितना बलिदान किया गया है वो आप और हमसे छुपा नहीं है, देश पूरा जानता है। अब उसके बाद आप इंदिरा जी की बात करते हैं तो ये चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी नजरें करने वाले प्रधानमंत्री जी, आप पूछिएगा इनसे कि इंदिरा गांधी जी ने तो अमेरिका ने जब धमकी दी थी तो इंदिरा जी ने कह दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कि आप नोवा जहाजों का बेड़ा जो हिंदुस्तान में भेजने वाले हो भेज दीजिएगा, लेकिन हम पाकिस्तान से घबराएंगे नहीं। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि जब अमेरिका के नेता हिंदुस्तान में आते हैं तो गरीबों की बस्तियां ढकने का काम और हिंदुस्तान की सच्चाई छुपाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ये आप पूरे मीडिया में देखा होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की सच्चाई। अनूप जी, ये किसने कहा था कि चाय, ठीक है अनूप जी, ये किसने कहा था लद्दाख में कोई फसल नहीं होती है, ये बंजर जमीन है, इसको चाइना को दे दो, ये किसने कहा था? परिप्रेक्ष्य में और आतंकवाद से ये आप कहते हैं, मैं कहता हूँ राजस्थान के अंदर जो क्राइम हो रहा है उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। मणिपुर में नग्न महिला घुमाई, उस पर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आतंकवाद की बात करने वालों से पूछो कि आज तक पता नहीं चला 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया था, कौन अपराधी थे? ये राजनीति का विषय नहीं है अनूप जी, ये राजनीति का विषय नहीं है सर। विषय नहीं है तो ये उनको सुमित जी को बताना था। सुमित जी, या मुझे बताएंगे आप? ठीक है, मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे थे, श्यामनगर सोडाला थाने में 15 वर्षीय महिला के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, ऑस्को का मामला दर्ज हुआ। शिप्रापत थाने में 3 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोसी ने बलात्कार किया, उसका मामला दर्ज हुआ। एक चेन स्केचिंग का मामला दर्ज हुआ, रंगदारी का मामला दर्ज हुआ, एक किन्नर के साथ घटना हुई, वो मामला अभी मैं कहता हूँ 24 घंटे के अंदर 2 बलात्कार के मामले हो रहे हैं। राजस्थान की सरकार है और ये आके सुमित जी, जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब कहा जाता था कि यूपी के तर्ज पर यहां पर कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे, कहां गए वो बातें, कहां गई वो बातें जो जनता से किए थे वादे, कहां है वो? राजस्थान में यूपी मॉडल कहीं नहीं दिख रहा है सुमित जी। अरे यूपी का तो खुद का मॉडल बिगड़ गया है ना, आप देखिएगा यूपी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी की तो हालत यूपी की खराब है। राजस्थान तो आप देखिएगा कि राजस्थान हिंदुस्तान में अपराध चरम पे हो चुका है, ये रेपिस्तान हो चुका है। अपराधियों के अंदर इतना विश्वास बढ़ गया कि सरकार ऐसा लगता है कि अपराधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये देखिए ट्रेनिंग पीरियड वाली सरकार, ये एक्सपेरिमेंट वाली सरकार राजस्थान की जनता के साथ क्या करेगी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो बात चलता है, कभी कोई मंत्री बयान दे देता है, बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे, कहीं कोई घटना उनके साथ हो जाए, इनके कैबिनेट स्तर के मंत्री कहते हैं अनूप प्रेम जी, प्रसंग में आत्महत्या हो रही ठीक है अनूप जी, सुमित जी से जवाब तो लेने दीजिए। सुमित जी। बिल्कुल 2018 से 23 में इन्होंने जैसा कहा, बिल्कुल रेपिस्तान बन गया था राजस्थान। और आपको ये भी जानकारी, मैं निश्चित रूप से मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा, नंबर 1 पे पूरे देश में बलात्कार में नंबर 1 पे था। कानून व्यवस्था की धज्जियां बिल्कुल उड़ चुकी थी। आज तुष्टिकरण इन्होंने इतनी पराकाष्ठा करी थी कि जब उदयपुर का कन्यान हत्याकांड जो हुआ था, उसमें इन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई को लेकर के कोई इन्होंने बिल्कुल किसी प्रकार की इन्होंने नहीं दिखाई। लेकिन आज देखिए आप कि आपके उन्हीं के शासन में जयपुर शहर की बात, मामले की पृष्ठभूमि में कौन था आपको पता है क्या? उस मामले की पृष्ठभूमि में कौन था? ऐसे कांड करवाने के लिए शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं हर मामले में राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, आप समझिएगा। ठीक है, अनिल जी का रुख करना चाहूंगी। अनिल जी, क्या लगता है किस तरह के कदम पुलिस प्रशासन को उठाने चाहिए कि आगे इस तरह के मामले सामने ना आए? बताइए ना, ये तुष्टिकरण की। सुमित जी, अनूप जी, मेरा सवाल अनिल जी से है, प्लीज मैं चाहूंगी आप दोनों को परिभाषित तो करिए ना। ठीक है, तुष्टिकरण रट लिया आपने, इसको परिभाषित कर दीजिए सुमित जी। मैं जवाब दे देता हूँ, क्या कौन करता है तुष्टिकरण? ये तुष्टिकरण विभाग का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जब दाल नहीं गलती, मूल मुद्दों पर बात नहीं कर पाते, 10 साल की कार्य योजना नहीं बता पाते, 10 साल में फेल्योर हो जाते हैं, तब आप तुष्टिकरण। अनूप जी, सुमित जी, ऐसे हमारे दर्शकों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चे हैं क्या आप लोग? प्लीज की बात करते हैं अनूप जी। गुरुद्वारे चर्च। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनिल जी से मेरा सवाल है, अनिल जी, क्या लगता है पुलिस प्रशासन को किस तरह के कदम उठाने चाहिए कि आगे इस तरह के मामले सामने ना आए? किसान को मिला पुलिस के अंदर। सुमित जी, मेरा सवाल अनिल जी से है। जी अनिल जी। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारे पूरे, किसी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस विभाग के साथ साथ अभियोजन पक्ष है, हमारा एक लॉ पक्ष है, हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो है, हमारी जुडिशरी है। ये सब मिला के एक न्याय दिलाने की एक सिस्टम को बना रखा है न्याय के द्वारा, कानून के द्वारा। अब इसके अंदर होता क्या है कि इस सब कड़ी को एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, एक दूसरे के लिए उनको ताकतवर बनाने के लिए कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट माननीय कभी कभी आयोग के द्वारा भी, हमारे चाहे वो रिबेरा आयोग हो, पीके सिंह आयोग हो या ये हो, तो उनमें कुछ चीजें बताई गई थी कि भाई पुलिस है, पुलिस को आप 18 घंटे काम में ले रहे हो, आपके पास नफरी कम है तो नफरी को बढ़ाइए। एक ग्रीवेंस सेल है जो आपका वो है, एक ये जो डिजायर सिस्टम है, या जो एक ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पॉलिसी है, इसको बनाइए। हमारी ट्रेनिंग है, हमारे इक्विपमेंट है, हमारे जो मशीनरी है, जो साधन है हमारे, तो ये सारी चीजें मिलके एक किसी भी उसको बल को उसको पावरफुल और उसको लॉ के अनुसार बनाना चाहती है। कई कमियां हैं, धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहा है। 2007 में आया था, हमारे को जनता से सीएलजी का गठन कराया था। अब सीएलजी के गठन के अंदर होता क्या है कि पॉलिटिकल अप्रोचेज आने शुरू हो जाती है कि भाई इसको लो, जबकि उसके अंदर है क्या कि भाई हर 2 साल के अंदर एक व्यक्ति रिटायर होगा, वो आएगा। पुलिस के कम्युनिटी लाइजन ग्रुप बनाया गया था, एक्ट में है ये, 2 साल के अंदर ट्रांसफर होगा, ये डिजायर सिस्टम खत्म होगा, ग्रीवेंसेस सुनी जाएगी, उसके अंदर एनजीओज के आदमी होंगे, 2 पॉलिटिशियन होंगे, 2 पुलिस अफसर होंगे, वो आपकी किस प्रकार से, तो ये एक सुधार की और एक सतत प्रक्रिया है। हमारी ट्रेनिंग है, अभी जैसे आज धमकी भरा ईमेल आया है, अब इसके अंदर हमारा जो एक कांस्टेबल भर्ती हुआ है, कांस्टेबल ट्रेन नहीं है, आज भी 12th पास को हम भर्ती कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको समझता है
कि वेब प्रोग्राम क्या है, वेबसाइट क्या है, इंटरपोल क्या है, आगे इसको किस प्रकार से डेवलप करेंगे, हमारी जो फर्दर एजेंसीज है इनसे किस प्रकार कोऑर्डिनेशन बिठाना है। तो ये सारी चीजें एक टेक्निकल, तो हमारी पुलिस को टेक्निकल जो साइबर सेल जी बनी है उसका कहीं ना कहीं आगे करना पड़ेगा, ताकि ये दिक्कतें सामने नहीं अनिल आए। जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास सही में तजुर्बा है या जिनके पास सही में नॉलेज है, उनकी कहीं ना कहीं अभाव आपने जिक्र किया है। क्या लगता है किसकी कमी है या कहाँ लापरवाही है जिसको दूर किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, दूर करने का है जो हमारे हमारे सिस्टम में है। एक तो नफरी हमेशा कम रहती है, आज हम्म भी 14%, 13.5% की नफरी की कमी है। हम्म इसलिए लोग बाग 12 घंटे से ज्यादा 16-16 घंटे काम करते। तो हमारी नफरी बिल्कुल। बढ़ाई जाए, हमारी ट्रेनिंग की जाए। हमारे जो भर्ती के अंदर जो मैंने आपसे निवेदन किया कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है हम्म उनको भर्ती किया जाए, ताकि हमें जल्दी रिजल्ट, हम 3 दिन रिजल्ट में समय लगाएंगे, वो 24 घंटे में, 12 घंटे में हमारे को रिजल्ट ला के दे देगा। तो एक भर्ती प्रक्रिया सिस्टम है, इसमें चेंज करने की जरूरत है। हमारे पुलिस विभाग के द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा सरकार के अंदर इस बात को उठाया गया है। अब सरकार को निर्णय लेना है। आती है सबसे लास्ट में मैडम, हमारे को दिक्कत ये आती है जी कि फाइनेंस वाली प्रॉब्लम आ जाती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ रुकावट कर देता है कि भाई अभी हमारे पास इस ईयर में इतना पैसा नहीं है, या इस ईयर में ये है, और तो वो नेक्स्ट ईयर पे चला जाता। तो एक पुलिस विभाग करना चाहता है, सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार के सीमित संसाधनों से सभी को आगे बढ़ना है। अब ये भी नहीं है कि भाई वो कोई एकदम ही रातों रात 24 घंटे में सरकार भी चेंज कर सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो ये एक निरंतर प्रोसेस है, हम्म प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। इसके तहत हम मांग उठाते हैं, सरकार को रखते हैं, कुछ हमारी मांगे पूरी होती है, कुछ अधूरी रह जाती है, अगले साल पे चली जाती है। ये सारा आर्थिक जो भार यानी कि पड़ता आपका है। कहने का मतलब है कि जो पूरा प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे काम होता है लेवल्स पे। ठीक है, मैं सुमित जी का रुक करना चाहूंगी। ठीक है सुमित जी, मेरा सवाल यह है कि आप जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आप सवाल उठाते थे, और आप अभी भी सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल को लेकर, लेकिन अब बीजेपी की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं कि जो खामियां हैं उसे दूर किया जाए? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आदरणीय इन्होंने बताया कि निश्चित रूप से बिल्कुल कार्रवाई ही 4 महीने हो गए और ट्रेलर बिल्कुल जनता के सामने है, बिल्कुल पुलिस विभाग के सामने है कि पुलिस विभाग की जो भर्ती प्रक्रिया थी वो किस प्रकार से गड़बड़ हो रही थी और बिल्कुल उसको किस प्रकार से रोका गया। उसमें कांग्रेस सत्ता में जो नेता थे या अधिकारी थे वो किस प्रकार से लिप्त थे, और बिल्कुल जैसा ये बता रहे हैं हथियारों के लिए बिल्कुल जो कमियां हैं उसको निश्चित रूप से दूर की जा रही है, आदेश बिल्कुल निकाले जा रहे हैं। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि गड्ढा इतना बड़ा हो चुका था 2018 से 23 के बीच में कि उसको भरना बिल्कुल थोड़ा सा समय लगेगा, कि ये जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात जो घुमाया और सारा पहले वाला जो कांग्रेस के शासन में जो गड़बड़ हुई थी उनको एक ही रात में अपन को सारा ठीक कर सके। लेकिन निश्चित रूप से परिणाम आप देख सकते हैं कि 4 महीने में अपेक्षा से भी ज्यादा आप पुलिस विभाग जो कह सकते हैं कि पुलिस में अगर भर्तियां ही तरीके से नहीं होगी, अगर गलत व्यक्ति उसमें भर्ती होंगे, पैसे देकर के भर्ती होंगे, जो काबिल व्यक्ति होंगे वो भर्ती नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से कैसे कानून व्यवस्था ठीक हो पाएगी। तो सबसे पहले हमने उसकी बेस को, नींव को मजबूत करने के लिए एक तो कानून व्यवस्थाओं को, बिल्कुल आप देखिए कि सब इंस्पेक्टर में कितने फर्जी लोग पकड़ में आ चुके हैं, और निश्चित रूप से कानून व्यवस्था ठीक होती नजर आ रही है। और 4 महीने हुए, मैं निश्चित रूप से आपसे वादा कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल चल रहे हैं, लगातार नेताओं के लगातार दौर भी जारी हैं, चाहे से वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है निश्चित रूप से। और मैं निवेदन करूंगा कि जब पार्टी सत्ता में आती है, ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया था, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो जनता उसको बिल्कुल वोट देकर के दोबारा सत्ता में लाती है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं किया, जब ये 69 सीटों पर ये बिल्कुल सिमट गए और भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में लौटी। और आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 2014 में हमारे साथ भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता से अपेक्षा लेकर के उतरी थी कि आप हमारे को वोट दीजिए, हम देश के लिए कार्य करेंगे, चाहे से वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, महिलाओं की बात हो, चाहे वो भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बात हो। आप देखिए, लेकिन 2019 में जब हम दोबारा चुनाव में
वापस लौटे, तो 2019 में जो हमारी 282 सीटें थी वो 330 पे 3 पार करी हमने, क्योंकि परिणाम हमने सकारात्मक दिया। देश की जनता को विश्वास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में काम करने वाली पार्टी है और नेतृत्व, वास्तव में इनके पास नेतृत्व है। और आज मैं सिर्फ बुराइयां नहीं कर रहा, कांग्रेस के पास किसी प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं, चलो आप मान लीजिए कांग्रेस की मैं बात नहीं भी करूं, तो भी भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। जब भी तो 2014 के बाद 19 में भी जनता ने चुना, और आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में एक वानगी के रूप में देखिए कि 2024 में हमारे लोकसभा चुनाव थे, 2023 में जो अभी राज्यों के चुनाव हुए, आप देखिए कि मध्य भारत में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जहां एग्जिट पोल ने भी क्या परिणाम दिए थे, लेकिन परिणाम एग्जिट पोल के भी विपरीत आए, क्योंकि जनता ने निश्चित रूप से विकास को वोट किया है। और मैं फिर दोबारा जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिल्कुल विकास को वोट करिए, आप झूठी लोग लुभावन मत आइए। और निश्चित रूप से जैसा 2014 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, ये सिर्फ बहुत अच्छी तरीके से कार्य हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं 2024 से और 2029 के बीच में ऐतिहासिक फैसले होने जाएंगे। जैसा कि हमने मैनिफेस्टो में भी आपको बताया है, सीए लागू हो चुका है और यूसीसी भी बिल्कुल लागू होगा। और आज आपने एक बहुत अच्छी बात बिल्कुल सभी लोगों ने देखी होगी कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी बिल्कुल देखिए कि भारत का झंडा बिल्कुल फहरा रहा है, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। अब यहां स्थिति ऐसी हो गई, ये बोल रहे हैं कि, और इनके लिए पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन राष्ट्र रहा है शुरू से ही, जिसकी अगर उसका जो पाकिस्तान बना उसका निश्चित रूप से कांग्रेस पूर्ण रूप से समर्थन शुरू से करती आई है। आप देखिए कि निश्चित रूप से आज वो भी कटोरा लेकर के भीख मांगने को बिल्कुल वैसी स्थिति ला दी है प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो नोटबंदी करके लाई हो, नकली नोटों को खत्म करके, या फिर शक्ति के रूप में आज बोल रहे हैं कि परमाणु शक्ति की बात करते हैं। सुमित जी, समय की कमी है, अनूप जी से कमेंट जानना चाहूंगी। अनूप जी, अनूप जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने सर आपको समय दिया। अनूप जी देखिएगा, विषय जो आपका था वो था राजस्थान की चरमराई कानूनी व्यवस्था का। आपके विषय पे चर्चा हो रही थी, बहुत अच्छी बात अनिल जी कर रहे थे कि साइबर क्राइम का जब मामला आता है तो 12वीं क्लास वाला कांस्टेबल उसके लिए उपयुक्त नहीं है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए। और जब आवश्यकता अगर पड़ी है तो ऐसे फैसले मैं समझता हूँ सरकार को बहुत गति से लेने चाहिए। दूसरे विषय पे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में 2014 से 19 के बारे में सुमित जी चर्चा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं कहता हूं 2014 का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का उठाकर देखा जाए, उनके जो मूल मुद्दे थे, महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो, किसान की एमएसपी का हो, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, मैं कहता हूं किसी पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और हुआ तो फैसला क्या हुआ, नोटबंदी जैसा फैसला हुआ, और 99.9% पैसा वापस जमा हो गया। काला धन आना तो दूर, या फेयर एंड लवली योजना लेकर आए कि काले धन को गोरा करने का काम इन्होंने करा। तो इस तरह के इनके जो फैसले रहे वो बिल्कुल सही नहीं रहे। लेकिन 2019 में आप देखिएगा वापस इन्होंने बांटने का काम किया, जब ये मुद्दों पे बात नहीं करते। आज भी आप देखिएगा कोई से भी चुनाव में ये मुद्दों पर बात नहीं कर पाते। अभी भी इनसे पूछो, किसान की एमएसपी की बात नहीं करेंगे, भूमि अधिग्रहण बिल ये लेकर आते हैं, किसानों का गला दबाने का काम ये करते हैं। राजस्थान के अंदर आप देखिएगा, ईस्टर्न राजस्थान में पूर्वी केरल परियोजना पर आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, हमारे पास समय की कमी है। तो राजस्थान के अंदर चरमराई कानून व्यवस्था जो है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ इनकी सरकार, उसके बाद भी आरोप कांग्रेस पर विकास पे आई। कहना चाहता हूं कि ये आरोप लगाने के अलावा ये बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय की कमी है। तो अब लगातार जयपुर में और पूरे राजस्थान में 56 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लेकिन इस बीच अब राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बदमाशों में क्या पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो चुका है। और इसके साथ हमारी प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।